बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। एक बार फिर हम ऑनलाइन लेक्चर में हाजिर हो गए। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, हमने कंसेप्चुअल क्वेश्चन स्टार्ट किए थे, ठीक है। कंसेप्चुअल क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर कंसेप्चुअल क्वेश्चन नंबर 4 तक हमने स्टडी किया है, ठीक है। अब मैंने आप लोगों को होमवर्क भी दिया है, ठीक है। सॉरी, कल दिया था। क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 ये आप लोगों ने लर्न करना है, ठीक है। तो आपके पास नोट्स है, तो उससे उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने लर्न किए होंगे, ठीक है। आज के लिए अपने साथ पहले होमवर्क नोट कर ले, ठीक है। अपने साथ होमवर्क नोट कर ले क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5। क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5 ये आप लोगों का होमवर्क हो गया, ठीक है। ये आप लोगों ने लर्न करने हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर कंसेप्चुअल क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5 पेज नंबर 127। लास्ट में भी मैं रिपीट कर लूंगा एक बार, लेकिन अभी से अपने साथ नोट कर ले, ठीक है। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, हमने कंसेप्चुअल क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 4 तक काफी डिटेल में किए थे। आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, ठीक है। कंसेप्चुअल क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ आते हैं, ठीक है। कंसेप्चुअल क्वेश्चन नंबर 5 हमारे साथ है। क्वेश्चन नंबर 5 इज, आप अपने नोट्स ओपन कर दे। नोट्स में यूनिट नंबर 4 के कंसेप्चुअल क्वेश्चंस ओपन कर दे। कंसेप्चुअल क्वेश्चन में कंसेप्चुअल क्वेश्चन नंबर 5 ओपन कर दे, ठीक है। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे साथ गिवन है द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग ऑन ए सैटेलाइट is always directed toward the center of the earth. Does the force exert torque on satellite? क्वेश्चन में हमसे कह रही है कि ग्रेविटेशन फोर्स एक्टिंग ऑन ए सैटेलाइट, एक सैटेलाइट है जिस पे ग्रेविटेशन फोर्स एक्ट कर रही है, ठीक है, जो कि डायरेक्टेड टूवर्ड द सेंटर, जो कि ऑलवेज, ये हमेशा हमारे साथ डायरेक्शन किस डायरेक्शन में होती है, सेंटर ऑफ द अर्थ के डायरेक्शन में होती है, ठीक है। याद रखिए ग्रेविटेशन फोर्स का जो डायरेक्शन है वो हमेशा सेंटर ऑफ द अर्थ की तरफ होता है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं कि डज दिस फोर्स एक्सर्ट टार्क ऑन सैटेलाइट, क्या ये फोर्स जो है ये एक सैटेलाइट पे टार्क क्रिएट कर सकती है, ठीक है। अब याद रखिए डियर स्टूडेंट्स कि यहाँ पे हम बात करें कौन से फोर्स की, ग्रेविटेशन फोर्स की, ठीक है। ग्रेविटेशन फोर्स एक्टिंग ऑन ए सैटेलाइट, gravitation force acting on a satellite is always directed toward the center of the earth. gravitation force हमेशा डायरेक्ट होता है कौन सी साइड पे, कौन सी साइड पे, डायरेक्ट होता है सेंटर ऑफ द अर्थ की तरफ, ठीक है। डज दिस फोर्स एक्सर्ट टार्क ऑन ए सैटेलाइट, क्या ये फोर्स जो है एक सैटेलाइट पे टार्क क्रिएट कर सकती है। बात हो रही है किस चीज की, टार्क की और फोर्स की, लेकिन यहाँ पे कौन से फोर्स की हम बात कर रहे हैं, ग्रेविटेशन फोर्स की। अभी तक जो हम बात कर रहे थे वो हम बात कर रहे हैं अप्लाइड फोर्स, जो कि हम एक ऑब्जेक्ट पे अप्लाई कर रहे थे, ठीक है। अब यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स जो कि एक नेचुरल फोर्स है वो सैटेलाइट पे अप्लाई हो रही है, ठीक है। वो फोर्स कहाँ से लग रहा है, सेंटर ऑफ द अर्थ से लग रहा है। तो आप लोगों से क्वेश्चन में पूछ रहे हैं कि क्या ये फोर्स जो है सैटेलाइट पे सैटेलाइट में टार्क क्रिएट कर सकता है या नहीं। तो आज हम राइट कर सकते हैं माइंड मैप में किस तरह, ग्रेविटेशन फोर्स इज डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ। ग्रेविटेशन फोर्स हमारे साथ हमेशा डायरेक्टेड होता है कौन सी साइड पे, सेंटर ऑफ द अर्थ की तरफ पे, ठीक है। तो ये हमारे साथ टास्क क्रिएट नहीं कर सकता, ठीक है। किस तरह नहीं कर सकता वो हम डिटेल में डिस्कस करते हैं, ठीक है। नो डज नॉट एग्जर्ट टार्क, ये हमारे साथ टार्क एग्जर्ट नहीं कर सकता, ठीक है। अब वजह क्या है, टार का जो हमारे साथ इक्वेशन है या डिफिनीशन भी हम कह सकते हैं, टार इज इक्वल टू आर एफ साइन ऑफ थीटा, टार इज इक्वल टू आर एफ साइन ऑफ थीटा। यहाँ पे फोर्स और मोमेंट आर्म जो है, इस कंडीशन में फोर्स और मोमेंट आर्म एक दूसरे के साथ पैरेलल है। तो हमने पढ़ा है कि जब एक ऑब्जेक्ट में फोर्स और मोमेंट आर्म दोनों एक दूसरे के साथ पैरेलल आ जाए, ऑब्जेक्ट में फोर्स और मोमेंट आर्म एक दूसरे के साथ क्या आ जाए, बिल्कुल पैरेलल आ जाए, ठीक है, तो वहां पे उस ऑब्जेक्ट में टार्क क्रिएट नहीं होगा। क्यों क्रिएट नहीं होगा, क्योंकि पैरेलल में हमारे साथ जो एंगल बनती है वो एंगल होती है 180 डिग्री या 0 डिग्री, और साइन 180 या 0 डिग्री बराबर है किस चीज की, 0 के बराबर है, ठीक है।
स्टेटमेंट में हम किस तरह राइट कर सकते हैं, स्टेटमेंट में आप लोग राइट कर ले कि नो द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ डज नॉट एक्सर्ट एनी टार्क ऑन सैटेलाइट। इस फोर्स मतलब कौन सा फोर्स, ग्रेविटेशन फोर्स इज पैरेलल टू रेडियस। नो ग्रेविटेशन फोर्स ऑफ अर्थ, अर्थ का जो ग्रेविटेशन फोर्स है वो ऑब्जेक्ट पे टार्क क्रिएट नहीं कर सकता, टार्क एक्सर्ट नहीं करता। क्यों नहीं करता, कौन से ऑब्जेक्ट पे, सैटेलाइट पे। क्यों नहीं करता, इसी वजह से नहीं करता क्योंकि यहाँ पे हमारे साथ जो फोर्स है और मोमेंट आर्म या रेडियस जो है वो एक दूसरे के साथ बिल्कुल पैरेलल है। पैरेलल होने की वजह से यहाँ पे हमारे साथ क्या है, ग्रेविटेशन फोर्स जो है वो ऑब्जेक्ट में टार्क क्रिएट नहीं कर सकता। अच्छा, एक्सप्लेनेशन में हम किस तरह राइट कर सकते हैं, कंसीडर ए सैटेलाइट, एक सैटेलाइट को कंसीडर कर दे, इज मूविंग अराउंड द अर्थ, जो कि अर्थ के इर्द गिर्द मोशन कर रही है। द ग्रेविटेशन फोर्स ऑफ अर्थ इज टुवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ, ग्रेविटेशन फोर्स जो है उसका डायरेक्शन किस साइड पे है, सेंटर ऑफ द अर्थ की तरफ उसका डायरेक्शन है। रेडियस इज द मोमेंट आर्म, मतलब सेंटर ऑफ द अर्थ से लेकर सैटेलाइट तक जो रेडियस है, ठीक है, सैटेलाइट का जो रेडियस है उसको हमने कंसीडर कर दिया किस चीज को, मोमेंट आर्म। रेडियस इज द मोमेंट आर्म और दिस फॉर दिस फोर्स, इस फोर्स के लिए टार्क इज गिवन बाय, टार्क हम हमारे साथ किस तरह हम डिफाइन करते हैं, टाई इज इक्वल टू आर मल्टीप्लाई बाय एफ या आर क्रॉस एफ, या हम इस तरह भी राइट कर सकते हैं आर एफ साइन ऑफ थीटा, आर एफ साइन ऑफ थीटा। अब यहाँ पे इज द एंगल बिटवीन मोमेंट आर्म मतलब आर रेडियस and force, which force, gravitational force is 180 degree, and we know that sin 180 is equal to 0। हम sin 180 किस चीज के बराबर है, 0 के बराबर है। आप अपने कैलकुलेटर उठा ले और कैलकुलेटर की को साइन प्रेस कर दे, साइन पे आप लोग साइन के बाद आप 180 प्रेस कर दे तो आपके साथ वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी, ठीक है। एज द एंगल बिटवीन R and F is 180 डिग्री। मोमेंट आर्म मतलब रेडियस जो कि सेंटर ऑफ अर्थ से लेकर सैटेलाइट का है, रेडियस और अर्थ जो इस सैटेलाइट पे फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, वो दोनों एक दूसरे के साथ कौन से एंगल पे है, 180 डिग्री एंगल पे है। और 180 डिग्री एंगल होने की वजह से साइन 180 बराबर है 0 के। और हमारे साथ टार्क की जो डिफिनेशन है उसमें साइन थीटा है, आर एफ साइन ऑफ थीटा, ठीक है। आर एफ साइन ऑफ 180 डिग्री ले ले तो हमारे साथ बन जाएगी आर एफ 180, ठीक है, सॉरी आर एफ साइन ऑफ 180। तो साइन ऑफ 180 किस चीज के बराबर है, 0 के बराबर है। तो 0 जिस चीज के साथ भी मल्टीप्लाई हो जाए, मतलब आपके साथ मोमेंट आर्म जो है वो लेट्स सपोज 1000 किलोमीटर है और आपके साथ फोर्स जो है वो भी 1000 न्यूटन फोर्स अप्लाई कर लिया गया है, लेकिन मल्टीप्लिकेशन में उसके साथ आ गया एंगल जो है वो 180 है या 0 डिग्री है। तो साइन 180 या 0 डिग्री किस चीज के बराबर है, ये बराबर है 0 की। तो 0 r के साथ मल्टीप्लाई हो जाए f के साथ, दोनों के साथ, मतलब 1000 मल्टीप्लाई बाय 1000 मल्टीप्लाई बाय 0, तो आपके साथ रिजल्ट में क्या आएगा, 0 आएगा। इसका मतलब क्या होगा कि यहाँ पे जो टार्क क्रिएट हो गया है वो क्या है, वो 0 न्यूटन मीटर टार्क है, ठीक है। From the above discussion, we concluded the gravitational force does not exert any torque on a satellite। तो हमें इस पहले वाले मतलब ये सारे डिस्कशन से हमें ये अंदाजा हो गया, हमने ये रिजल्ट निकाल लिया कि यहाँ पे हमारे साथ जो टार्क है जो ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से प्रोड्यूस होगी वो कितना टार्क होगी, वो 0 न्यूटन मीटर होगी। मतलब टार्क क्रिएट नहीं होगा ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से। क्यों क्रिएट नहीं होगा, एक बार फिर बता रहा हूँ, क्योंकि रेडियस या मोमेंट आर्म, रेडियस क्या है, मोमेंट आर्म है, और फोर्स वो एक दूसरे के साथ पैरेलल है, एक दूसरे के साथ क्या है, पैरेलल है, ठीक है। पैरेलल होने की वजह से, और हमने टार्क की कंडीशन में पढ़ लिया है कि मोमेंट आर्म और फोर्स एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर होगा, फोर्स और मोमेंट आर्म एक दूसरे के साथ क्या होगा, परपेंडिकुलरली होगा, परपेंडिकुलर होने के बाद टार्क क्रिएट होगा। यहाँ पर पैरेलल है तो पैरेलल होने की वजह से हम कहते हैं कि टार्क क्रिएट नहीं होता, ठीक है। तो नो ग्रेविटेशन फोर्स डज नॉट exert any torque on a satellite। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ आ जाए। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे साथ है
Can we have situation in which an object is not in equilibrium even though the net force on it is zero? Given two example. यहाँ पे बात करें हम कि कैन एन कैन वी हैव सिचुएशन, क्या हमारे साथ इस तरह सिचुएशन, इस तरह हालत आ सकता है इन विच एन ऑब्जेक्ट इज नॉट इन इक्विलिब्रियम, कि एक ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में ना हो, एक ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में ना हो, इवन दो द नेट फोर्स ऑन इट इज जीरो, इवन ये कि उस पे नेट फोर्स क्या हो जाए, जीरो हो जाए। एक ऑब्जेक्ट पे नेट फोर्स जीरो हो जाए लेकिन फिर भी ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में नहीं है, ठीक है। तो इसी तरह हमारे साथ कौन सी दो सिचुएशन है, तो वो आप लोग एग्जांपल दे दी, इसी की दो एग्जांपल दे दी, ठीक है। तो हम किस तरह राइट कर सकते हैं माइंड मैप में, तो पहले मैं आप लोगों को बता दूं, सबसे पहले क्वेश्चन का आंसर स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि हमने इक्विलिब्रियम को जब स्टार्ट किया था तो पहले हमने इक्विलिब्रियम को डिफाइन किया, फिर इक्विलिब्रियम के बाद हमने इक्विलिब्रियम के दो कंडीशंस को डिफाइन कर लिए हैं, ठीक है। इक्विलिब्रियम के दो कंडीशन में फर्स्ट नंबर कंडीशन जो हमारे साथ था तो उसमें हमने पढ़ लिया कि ऑब्जेक्ट पे जब नेट फोर्स जीरो हो जाए तो हम कहते हैं कि ऑब्जेक्ट क्या है, इक्विलिब्रियम में है, ठीक है। अब सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम ये था कि ऑब्जेक्ट पे नेट टार्क क्या हो जाए, जीरो हो जाए, तो हम कहते हैं कि ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में है, ठीक है। अब जब ये दोनों कंडीशन एक ऑब्जेक्ट ओबे कर ले तो हम इसलिए कह सकते हैं कि ये ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में है, अदरवाइज इक्विलिब्रियम में नहीं होगा। याद रखिए डियर स्टूडेंट्स कि अगर मैंने पहले भी आप लोगों को बताया है, अभी भी बता रहा हूं कि अगर एक ऑब्जेक्ट ये दो कंडीशन ओबे नहीं करते, इक्विलिब्रियम की ये दो कंडीशन ओबे नहीं करते, तो हम नहीं कह सकते कि ये ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में है, चाहे एक कर ले या दूसरा ना करे, ठीक है। इक्विलिब्रियम के लिए दोनों कंडीशन मस्ट है, इक्विलिब्रियम के लिए दोनों कंडीशंस क्या है, मस्ट है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे हम किस तरह माइंड मैप में राइट कर सकते हैं, नो इट इज नॉट इन इक्विलिब्रियम, हमारे साथ इक्विलिब्रियम में नहीं होगा, ठीक है। कब, जब हमारे साथ सॉरी कंडीशन मस्ट बी सेटिस्फाइड, हमारे साथ दो कंडीशन है, समेशन ऑफ नेट टार्क इज इक्वल टू जीरो, समेशन ऑफ ऑल नेट फोर्सेस इज इक्वल टू जीरो। अगर ये दोनों कंडीशन ओबे हो रही है तो हमारे साथ ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में होगा, लेकिन यहाँ पे हमारे साथ जो कंडीशन है समेशन ऑफ ऑल टार्क इज नॉट इक्वल टू जीरो, हमारे साथ सारे टार्क का जो समेशन है, मतलब ऑल टार्क को जब हम ऐड कर दे, टोटल टार्क को जब हम ऐड कर दे तो उससे जीरो नहीं आता, उससे जीरो नहीं आता, तो ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में नहीं होगा, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है, स्टीयरिंग व्हील है, बाइसाइकिल पेडल है, ठीक है। हम स्टेटमेंट में किस तरह राइट कर सकते हैं डियर स्टूडेंट्स, आप यहाँ पे देख लें कि स्टेटमेंट में हम राइट कर सकते हैं, फॉर एन ऑब्जेक्ट टू बी कंप्लीटली इक्विलिब्रियम द फॉलोइंग टू कंडीशन मस्ट बी सेटिस्फाइड। अगर ऑब्जेक्ट कंप्लीट इक्विलिब्रियम में होगा तो हमारे साथ दो कंडीशन मस्ट सेटिस्फाइड होंगी, ठीक है। फर्स्ट कंडीशन जो है समेशन ऑफ ऑल फोर्स इज इक्वल टू जीरो और समेशन ऑफ ऑल टार्क इज इक्वल टू जीरो, ये हमारे साथ इक्विलिब्रियम के लिए दो कंडीशन लाजमी है, मस्ट है। मतलब अगर एक ओबे हो रहा है दूसरा ओबे नहीं हो रहा है, जिस तरह इस क्वेश्चन में एक ओबे होता है दूसरा ओबे नहीं होता, तो ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में नहीं है, ठीक है। The body will not be in complete equilibrium. There will be no rotation equilibrium. There will be, the body will not be in complete equilibrium. ठीक है, ऑब्जेक्ट कंप्लीटली इक्विलिब्रियम में नहीं होगा। There will be no rotation equilibrium. यहाँ पे हमारे साथ जो रोटेशन इक्विलिब्रियम होगी वो हमारे साथ नहीं होगी, या रोटेशन इक्विलिब्रियम फोर्स होगा तो रोटेशन इक्विलिब्रियम नहीं होगी, या अगर रोटेशन फोर्स नहीं है तो रोटेशन इक्विलिब्रियम होगी। मतलब एक कंडीशन जो है वो कंप्लीटली डिस्क्राइब हो रहे हैं, लेकिन मतलब क्या, कौन सा कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन जो है जो आप लोगों से कह रहे हैं कि नेट फोर्स हमारे साथ जीरो हो जाए, ठीक है, लेकिन नेट टार्क हमारे साथ क्या है, वो जीरो नहीं है, ठीक है। यहाँ पे हम एग्जाम्पल नंबर 1 की तरफ आते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 क्या है, व्हेन स्टीयरिंग व्हील ऑफ ए कार इज रोटेटेड विद कपल, हमने कपल के बारे में स्टडी किया हुआ है। कपल क्या है, टू इक्वल बट अपोजिट फोर्सेस है, टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस है, दो एक दूसरे के अपोजिट फोर्सेस है जो कि डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन पे हम अप्लाई कर रहे हैं, जिस पे ऑब्जेक्ट पे नेट टार्क तो जीरो, सॉरी नेट फोर्स तो जीरो हो सकता है,
लेकिन नेट टार्क जो है वो जीरो नहीं हो सकता, नेट टार्क जीरो नहीं हो सकता। ठीक है, तो इसका जो एग्जाम्पल है वो कपल में मैंने आप लोगों को कार का जो स्टेयरिंग है वो भी मैंने आप लोगों को दिया था, या बाईसाइकिल पैडल जो है वो भी मैंने आप लोगों को दिया था। ये दोनों एग्जाम्पल मैंने दिए थे, तो वही एग्जाम्पल यहाँ पे आप लोग राइट कर सकते हैं। ठीक है, then it is not be in complete equilibrium, ये हमेशा complete equilibrium में नहीं होगा। here the net force is zero but the net torque is not zero, यहाँ पे net force तो zero हो सकता है लेकिन net torque zero नहीं हो सकता। here the net force is zero but the net torque is not zero, यहाँ पे net force तो zero हो सकता है लेकिन net torque zero नहीं हो सकता। hence the wheel possess angular acceleration, व्हील जो है वो पोजेस कर रही है एंगुलर एक्सेलरेशन। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं फिगर में कि एक फोर्स हमने F2 लगाया है, एक फोर्स है F1, दोनों डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन पे अप्लाई हो गए हैं, एक अपवर्ड की तरफ है दूसरा डाउनवर्ड की तरफ है। फोर्सेस का जो मैग्नीट्यूड है वो सेम है, फोर्सेस का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या है, सेम है। सेम मैग्नीट्यूड होने की वजह से, फोर्सेस का जो मैग्नीट्यूड है वो सेम होने की वजह से यहाँ पर हमारे साथ जो ऑब्जेक्ट पे नेट फोर्स है वो जीरो हो गया, लेकिन ऑब्जेक्ट पे जो नेट टार्क है वो जीरो नहीं है। नेट टार्क जीरो होने की वजह से, नेट टार्क जीरो होने की वजह से हमारे साथ टार्क क्या है, वो जीरो नहीं है। ठीक है, जब टार्क जीरो नहीं है याद रखिए स्टूडेंट्स, तो ऑब्जेक्ट रोटेट होगा। ठीक है, ऑब्जेक्ट रोटेट होगा। ठीक है, ऑब्जेक्ट क्या होगा, रोटेट होगा। ठीक है, अच्छा ये था हमारे साथ एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट। ठीक है, अब सेकंड एग्जाम्पल की तरफ देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर सेकंड। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर सेकंड में हम क्या ले सकते हैं, एग्जाम्पल नंबर सेकंड में हम ले सकते हैं बाइसाइकिल पैडल की तरफ अगर हम देख ले। ठीक है, when the pedal of bicycle are rotated the net force acting on the pedal is zero, when the pedal of bicycle are rotating, अगर हम बाइसाइकिल के पैडल को रोटेट कर रहे हैं तो नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द पेडल इज इक्वल टू जीरो, तो पेडल पे जो नेट फोर्स है वो तो जीरो हो जाएगा, लेकिन नेट टार्क क्या है, वो जीरो नहीं है। नेट टार्क क्या है, जीरो नहीं है। देयरफॉर द सिस्टम इज नॉट इन इक्विलिब्रियम ड्यू टू नेट टार्क, इसी वजह से सिस्टम जो है वो इक्विलिब्रियम में नहीं है। किस चीज की वजह से, नेट टार्क की वजह से। ठीक है, क्योंकि ऑब्जेक्ट हमारे साथ रोटेट हो रहे, जब ऑब्जेक्ट रोटेट हो रहे तो हमने पढ़ लिया है ए टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस इन एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू व्हाट, इज कॉल्ड टार्क। उसे हम क्या कह सकते हैं, वो उसे हम कहते हैं कि ये हमारे साथ क्या है, टार्क है। ठीक है, तो ये दो हमारे साथ एग्जांपल है। ठीक है, कि ऑब्जेक्ट पे नेट फोर्स तो जीरो हो सकता है लेकिन नेट टार्क हमारे साथ जीरो नहीं हो सकता। तो वो कौन से दो एग्जांपल है, तो एक बाइसाइकिल पेडल है या स्टीयरिंग व्हील ऑफ ए कार है, या आप और भी एग्जांपल ले सकते हैं। ठीक है, बोतल के टेप को या ढक्कन को जब आप लोग हटा रहे रोटेट कर रहे तो वो भी एक एग्जांपल है। ठीक है, इसी तरह आप लोगों के कार का जो पहिया है वो भी रोटेट हो रहा है, वो भी एक एग्जांपल आप लोग ले सकते हैं। जब कार इक्वल मोशन के साथ जा रहा हो, मतलब 10 मीटर पर सेकंड या 20 एक खास कांस्टेंट स्पीड के साथ आगे की तरफ जा रहा हूँ। ठीक है, इसी तरह और भी आप लोग अपने डेली लाइफ के एग्जांपल ले सकते हैं। ठीक है, तो ये थे हमारे साथ कंसेप्चुअल क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें हमने दो ऑब्जेक्ट के बारे में डिस्कस कर ली कि ऑब्जेक्ट पे तो नेट फोर्स जीरो हो सकता है लेकिन नेट टार्क जीरो नहीं हो सकता। कंक्लूजन में हम किस तरह राइट कर सकते हैं, फ्रॉम द अबव डिस्कशन वी कंक्लूड दैट ऑब्जेक्ट विल नॉट बी इन कंप्लीट इक्विलिब्रियम इवन द नेट फोर्स इज नॉट इक्वल टू जीरो। ऑब्जेक्ट कंप्लीटली इक्विलिब्रियम में नहीं होगा, कब नहीं होगा, जब ऑब्जेक्ट हमारे साथ क्या हो जाए, कंप्लीट सॉरी, ऑब्जेक्ट कंप्लीट इक्विलिब्रियम में कब नहीं होगा, जब उस पे नेट फोर्स तो जीरो हो जाए लेकिन नेट टार्क जीरो नहीं है, तो ऑब्जेक्ट कंप्लीटली इक्विलिब्रियम में नहीं होगा। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, आते हैं कंसेप्चुअल क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। ठीक है, अपने बुक में या अपने नोट्स में कंसेप्चुअल क्वेश्चन नंबर 7 ओपन कर दो शाबाश। कंसेप्चुअल क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन नंबर 7 हमारे साथ है, why do tightrope walker carry a long narrow rod, why do a tightroper, why do a tightrope walker carry a long narrow rod। टाइटरूप क्या है, टाइटरूप वॉल्कर क्या है, ये भी मैंने आप लोगों को बताया था, ये भी मैंने काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया था। पेज नंबर 123 पे टेड बिट्स में ये दिया गया है, टाइट रूप
वाल्कर्स का मतलब क्या है कि रस्सी के ऊपर चलना। आप लोगों ने बहुत सारे सर्कस में या टीवी शोज वगैरह में देखा होगा, ठीक है, कि और बंदे जो होते हैं वो एक नैरो एक रस्सी के ऊपर जा रहे हैं, ठीक है। तो आप लोगों से क्वेश्चन में पूछ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे पूछ रही है कि वाई डू टाइट रूपर वर्कर कैरी ए लॉन्ग नैरो रॉड, कि इस टाइट रूपर के साथ जो लॉन्ग रॉड होता है वो क्यों होता है, वजह क्या है, ठीक है। वो क्यों ये रॉड अपने साथ यूज कर लेता है, अपने साथ इस रस्सी के ऊपर या इस रूप के ऊपर जो वो चल रहे, ठीक है, तो वो अपने साथ ये रॉड को क्यों लेकर जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने माइंड मैप में जो राइट किया हुआ है वो क्या है, सबसे पहले लॉन्ग नैरो रॉड लिखते, इंक्रीज रोटेशन इनर्शिया, रोटेशन इनर्शिया क्या है वो भी मैं डिस्कस करूँ, बैलेंस टार को बैलेंस करने के लिए, क्योंकि बॉडी जो अर्थ का रोटेशनल फील्ड है या अर्थ का जो ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन है वो क्या कर रही है, या ग्रेविटेशन फोर्स जो है वो इस बंदे में या जो भी है इस रूप के ऊपर जो चल रही है तो उसकी बॉडी में रोटेशन प्रोड्यूस कर रही है। तो उस रोटेशन प्रोड्यूस करने की वजह से यहाँ पे हमारे साथ जो टार्क क्रिएट होता है वो क्लॉकवाइज टार्क क्रिएट होता है। तो ये वाल्कर क्या करता है, इस रूट को या सॉरी इस रॉड को दूसरी साइड पे कर लेता है, जब भी दूसरी साइड पे कर लेता है तो एंटी क्लॉकवाइज टार्क क्रिएट होता है, दोनों टार्क एक दूसरे को बैलेंस कर लेते हैं। जब दोनों टार्क एक दूसरे को बैलेंस कर ले तो बंदा जो है वो इजीली इस रूट के ऊपर चल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देख लें कि हमने स्टेटमेंट में क्या राइट किया हुआ है या हम स्टेटमेंट में किस तरह राइट कर सकते हैं। Tightrope Walker carry along narrow rod for balancing his her body, अपने बॉडी को बैलेंस करने के लिए वो अपने साथ ये लॉन्ग रॉड जो है वो लेकर जाता है, ठीक है, अपनी बॉडी को बैलेंस करने के लिए। अब हम देखते हैं कि किस तरह बैलेंस करने के लिए, ठीक है। तो एक्सप्लेनेशन में हम राइट कर सकते हैं द टाइट रूप वर्कर्स ए लॉन्ग नैरो रॉड व्हिच हेल्प द वॉकर इनटू वेट, ठीक है, जो कि उसके बॉडी में मतलब दो तरीकों से मतलब वो दो तरीकों से उसकी मदद कर सकता है, ठीक है। तो किस कौन कौन से वो तरीके हैं जिसमें ये मदद कर देते हैं, ठीक है। द टाइट्रोप वाल्कर एलॉन्ग नैरो रॉड, टाइट्रोप वाल्कर जो है वो अपने साथ लॉन्ग रॉड क्यों लेकर जाते हैं, तो वो हमारे साथ दो तरीके हैं, ठीक है। तो वो तरीके क्या है तो हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। टू इंक्रीज हिज हर रोटेशन इनर्शिया, अपनी बॉडी में जो रोटेशन इनर्शिया क्रिएट होती है, मतलब बॉडी आप खुद देख ली कि आप एक मतलब ये तो रस्सी की हम बात करें, ठीक है, आप एक पुल के करीब सॉरी एक पुल के ऊपर जा रहे हैं, ठीक है, लेकिन वो पुल जो होगा वो स्मॉलर है, ठीक है, मतलब इतना स्मॉल नहीं है, मतलब 1 फुट ले ली, ठीक है, एक नदी के ऊपर आप लोग पुल क्रॉस कर रहे हैं, ठीक है, पुल के ऊपर आप लोग जा रहे हैं और लेट्स सपोज वो पुल जो है वो 1 फुट है, ठीक है। तो आप लोग जब पुल के ऊपर जाते हैं तो आप लोग डरते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि एक साइड पे गिर जाए या दूसरी साइड पे, इंसान डरता है या इंसान की बॉडी में जो होता है वो रोटेशन क्रिएट होता है, कभी एक साइड पे कभी दूसरी साइड पे, इंसान अपने आप को बैलेंस करना चाहता है, ठीक है, और उस बैलेंस होने की वजह से वो इजीली उस पे उसे क्रॉस कर सकता है, ठीक है। तो याद रखिए डियर स्टूडेंट्स कि वहां पे आपकी ये बॉडी रोटेट क्यों होता है, क्योंकि अर्थ का जो ग्रेविटेशन फोर्स है वो उस पे लग रहा है और ग्रेविटेशन फोर्स लगने की वजह से ये ऑब्जेक्ट या ये बंदा क्या होता है, ये एक साइड पे गिर जाता है। तो इसी वजह से ये रस्सी के ऊपर जो बंदा चल रहा है उसके साथ ये लॉन्ग रॉड क्यों है, क्योंकि अगर वो एक साइड पे गिर रहा है तो वो उस रॉड को दूसरी साइड पे भेज देता है ताकि उसके बॉडी में जो रोटेशन क्रिएट हो गया है वो दोबारा दूसरी साइड पे शिफ्ट हो जाए, मतलब क्लॉकवाइज स्टार को बराबर हो जाए एंटी क्लॉकवाइज स्टार के, और दोनों एक दूसरे को बैलेंस करें और ये टाइट ट्रूपर जो है वो इजीली आगे की तरफ जा सके, ठीक है। यहाँ पे आप देखते हैं इट इनेबल हेम हर टू बैलेंस द टार्क प्रोड्यूसिंग व्हेन द वाटर गेट अनबैलेंस, अब ये उसके बॉडी में टार्क क्रिएट करे कब, जब वाल्कर जो है अपने आप को अनबैलेंस फील करे कि वो बैलेंस में नहीं है, ठीक है। ड्यूरिंग द वॉक ऑन द रूफ if the worker balance is disturbed and she lean toward the right and produce clockwise star in his her body, then she will move the right toward the left to balance
टू बैलेंस द क्लॉकवाइज टार्क बाय प्रोड्यूसिंग एन एंटी क्लॉकवाइज टार्क। जिस तरह मैंने आप लोगों को बता दिया कि उस टाइट ट्रूपर के साथ जो होता है वो एक लॉन्ग रॉड होता है, ठीक है। अब वो उस लॉन्ग रॉड का काम क्या है कि वो जब रस्सी के ऊपर चल रहा है, ठीक है, तो जब वो रस्सी के ऊपर चल रहा है तो वो जब एक साइड पे गिर रहा है, ठीक है, तो एक साइड पे गिरने की वजह से वो रॉड को दूसरी साइड पे कर लेता है ताकि अपनी बॉडी को बैलेंस कर ले। तो जब उसके लेट्स सपोज वो राइट साइड पे गिर रहा है तो राइट साइड में उसकी बॉडी में टार्क क्रिएट हो गया है, ठीक है। तो ये रॉड को लेफ्ट साइड की तरफ लेकर जाएगा। जब ये रॉड को लेफ्ट साइड की तरफ लेकर जाए, ठीक है, तो वहां पे लेफ्ट साइड की तरफ लेकर जाने के बाद वहां पे लेफ्ट साइड पे टार्क क्रिएट हो जाएगा। तो राइट साइड और लेफ्ट साइड का जो टार्क होगा, मतलब क्लॉकवाइज टार्क जो है वो एंटी क्लॉकवाइज को क्या करेगा, बैलेंस कर लेगा। जब एक दूसरे को बैलेंस करे तो ये बंदा जो है वो इजिली रूप के ऊपर जो है वो चल सकता है, ठीक है। The long ride increase has high rotation inertia, so when the walker gets unbalanced, the large rotation inertia slows down his heart leaning, so she get more time to balance himself herself. तो वो ज्यादा उस राइड होने की वजह से, उस राइड को अपने साथ ले जाने की वजह से, अपने बॉडी को बैलेंस करने की वजह से ये बहुत ज्यादा देर तक अपने आप को बैलेंस रख सकता है, ठीक है। From the above discussion, we concluded that tightrope walker carry a long narrow rod to balance him her body from falling mean from balancing clockwise turn is equal to anti-clockwise turn। अपने आप को गिरने से बचाता है। किस तरह गिरने से बचाता है कि क्लॉकवाइज टर्न क्रिएट हो जाए तो रॉड को दूसरी साइड पे शिफ्ट कर लेता है। जब रॉड को दूसरे मतलब राइट साइड में लेट सपोज टार्क क्रिएट हो गया है, ठीक है, क्लॉकवाइज टार्क, तो ये रॉड को लेफ्ट साइड की तरफ मोशन देता है, लेफ्ट साइड की तरफ करता है, तो लेफ्ट साइड पे एंटी क्लॉकवाइज टार्क क्रिएट होता है। जब लेफ्ट साइड पे एंटी क्लॉकवाइज टार्क क्रिएट हो जाए तो दोनों टार्क एक दूसरे को बैलेंस करेगा और ऑब्जेक्ट जो होगा वो या ये बंदा जो होगा वो इजिली रोटेशन मोशन कर सकेगा। किस चीज के ऊपर, रूप के ऊपर, रस्सी के ऊपर। तो ये था हमारे साथ क्वेश्चन नंबर 7। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ देख ले। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे साथ है, व्हाई डज वेयरिंग हाई हील शूज समटाइम कॉज लोअर बैक पेन। बस टाइम जो होता है, ठीक है, ये लोग जो होते हैं मतलब स्पेशली गर्ल्स की हम अगर बात कर ली, ठीक है, तो ये हाई हील्स पहनते हैं, ठीक है। हाई हील पहनने की वजह से उसके जो कमर है उसमें दर्द या पेन क्रिएट होता है, ठीक है। तो आप लोगों से क्वेश्चन में पूछ रहे हैं कि इसका जो वजह है वो क्या है। व्हाई डज वेयरिंग हाई हील शूज समटाइम कॉज लोअर बैक पेन। बस टाइम जो ये लोग जो होते हैं वो हाई हील शूज पहनते हैं, ठीक है, तो ये इसके कमर में दर्द पर क्यों क्रिएट करता है, किस तरह क्रिएट करता है, ठीक है। ठीक है, काज बैक पेन, ठीक है, आप लोग माइंड मैप में राइट कर सकते हैं। सेंटर ऑफ मास पुश फॉरवर्ड, ठीक है, फॉर बैलेंस इटसेल्फ सेंटर ऑफ मास मूव बैक, काज बैक पेन, ठीक है। किस तरह करता है वो हम अब एक्सप्लेन कर लेते हैं, ठीक है। स्टेटमेंट में आप लोग किस तरह राइट कर सकते हैं, स्टेटमेंट में हम राइट कर सकते हैं, wearing high heel shoes sometimes cause lower back pain because center of mass is changed। जब हाई हील शूज पहन लेते हैं बंदा या बंदी जो भी हो, ठीक है, तो उसके बॉडी में, उसके जिस्म में, उसके कमर में पेन क्यों क्रिएट होता है, इसी वजह से क्रिएट होता है क्योंकि सेंटर ऑफ मास जो है वो चेंज होता है। सेंटर ऑफ मास क्या होता है, चेंज होता है। अब सेंटर ऑफ मास किस तरह चेंज होता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, when a person wears high heel shoes then the center of mass is pushed forward for his normal position। लेट सपोज एक बंदा जो है उसने प्लेट शूज पहने हैं। कौन से शूज, प्लेट शूज उसने पहने हैं, ठीक है। तो उस प्लेट शूज में उसका जो सेंटर ऑफ मास जो है वो बिल्कुल सेम है, मतलब फॉरवर्ड और बैकवर्ड, मतलब उसके बॉडी का जो सेंटर ऑफ मास है वो एक ही पॉइंट पे है, ठीक है। अब यहाँ पे हमने लेट सपोज हाई हील शूज एक बंदा या बंदी जिसने भी पहन ली, ठीक है, उसने पहन ली, ठीक है, तो उसका जो सेंटर ऑफ मास जो है, ठीक है, तो वो आगे की तरफ चला जाएगा, ठीक है। सेंटर ऑफ मास जो है वो क्या हो जाएगा, आगे की तरफ चला जाएगा। कहाँ से, नॉर्मल पोजीशन से, ठीक है। नॉर्मल पोजीशन पे पहले तब था जब बंदा या बंदी ने प्लेट शूज पहने थे, ठीक है। अब जब उसने हील पहन ली
ठीक है, तो वहां पे हील पहनने की वजह से उसका जो सेंटर ऑफ मास है वो डिस्टर्ब हो गया, अपनी नॉर्मल पोजीशन से आगे की तरफ चला गया। तो मेंटेन बैलेंस ऑफ ए बॉडी, इस बॉडी को बैलेंस करने के लिए द पर्सन ट्राई टू पुश मूव द सेंटर ऑफ मास बैक अगेन। तो ये बंदा कोशिश कर रहा है कि ये तो आगे की तरफ चला गया, मतलब सेंटर ऑफ मास आगे की तरफ चला गया, बंदा जो है वो आगे की तरफ झुक गया। तो ये इस तरह भी हो सकता है कि बंदा आगे की तरफ गिर भी जाए। तो अपने बॉडी को, अपने आप को बैलेंस करने के लिए बंदा जो है वो कोशिश करता है कि वो अपने आप को बैलेंस करे और सेंटर ऑफ मास जो है वो दोबारा पीछे की तरफ लेकर जाए, दोबारा बैक पीछे की तरफ लेकर जाए। इट इज यूजुअली डन बाय लीनिंग हिज शोल्डर बैक वर्ड, दिस एफर्ट काज पेन इन लोअर बॉडी मसल। अब वो ये कोशिश कर रहा है कि इसका जो शोल्डर्स है वो पीछे की तरफ चले जाए, लेकिन आप खुद देखिए उसका जो टांगे होते हैं या फुट्स जो होते हैं, ठीक है, तो वो आगे की तरफ होते हैं। तो यहाँ पे शोल्डर की वजह से ये कोशिश करे कि ये पीछे की तरफ चले जाए, लेकिन वहां पे पाँव जो है वो आगे की तरफ है, ठीक है, मतलब वो कोशिश करे कि बंदे को आगे की तरफ लेकर जाए। तो दोनों बैलेंस नहीं हो है, तो बैलेंस होना डिस्टर्ब हो गया, दोनों का जो बैलेंस है वो डिस्टर्ब हो गया। इस डिस्टर्ब होने की वजह से बंदे के बैक मसल में या लोअर बैक मसल में जो है उसमें पेन क्रिएट हो जाते हैं, ठीक है। When a person is standing straight, his center of mass, center of gravity is a little above the नावल। जब एक बंदा खड़ा है तो उसका जो सेंटर ऑफ मास या सेंटर ऑफ ग्रेविटी होते हैं तो वो नाप के ऊपर होते हैं, ठीक है, इनसाइड द बॉडी। व्हेन ए पर्सन वेयर ए हाई हील शूज, द सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज डिस्टर्ब। जब एक बंदा जो है वो हाई हील शूज पहन ले तो वहां पे हमारे साथ क्या होते हैं कि उसका जो सेंटर ऑफ मास है या सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। फ्रॉम इक्विलिब्रियम, द इक्विलिब्रियम ऑफ द बॉडी इन काज लोअर बैक पेन, इक्विलिब्रियम से डिस्टर्ब होते हैं, इसी वजह से लोअर बैक पेन काज होते हैं, ठीक है। फ्रॉम द अबव डिस्कशन वी कंक्लूड दैट सेंटर ऑफ मास इज डिस्टर्ब ड्यू टू डिस्टर्बेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास काज लोअर बैक पेन। सेंटर ऑफ मास डिस्टर्ब होने की वजह से बंदा या बंदी के कमर में जो है वो बैक पेन क्रिएट हो सकता है, ठीक है। तो ये थे हमारे साथ आज के कंसेप्चुअल क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर 8 तक हमने कर लिए। तो आपने साथ दोबारा मैं एक बार बता दूं, होमवर्क नोट करें। लर्न क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5। ये आप लोगों ने लर्न करने हैं क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5। क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5 अपने लर्न करने हैं, ठीक है। तो ये थे हमारे साथ आज का टॉपिक। अच्छा, अगर आप लोगों के जहन में कोई क्वेश्चन हो तो बिल्कुल बेशक आप लोग पूछ सकते हैं। दुरानी बेटा अपना माइक अनम्यूट करें। हेलो सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी बेटा। सर आपकी आवाज़ बिल्कुल ब्लर ब्लर आ रही थी, मुझे कुछ भी समझ नहीं आया। बेटा मैं तो आज रूटीन से ज्यादा तेज बोला था, पता नहीं क्यों। ठीक है, मैं देखता सर हूँ वो कि क्या जी टिंग टोंग कर रहा था। पता नहीं बेटा, देखता हूँ, ठीक है। और तो कोई यस मसला सर। नहीं है, लेक्चर नो खत्म। सर। ठीक है बेटा। सारा बेटा अपना माइक अनम्यूट करें। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी बेटा। सर ये लीनिंग हिज शोल्डर बैकवर्ड का क्या मतलब है? दोबारा बता दें। सर ये लीनिंग हिज शोल्डर बैकवर्ड, इसका क्या लीनिंग मतलब है? हिज शोल्डर बैकवर्ड का मतलब ये है कि वो कोशिश कर रहा है कि अपने शोल्डर को पीछे की तरफ लेकर जाए, लेकिन हील की वजह से वो आगे की तरफ गए हैं। क्लियर बेटा? तो वो कोशिश करे कि वो उसे पीछे की तरफ लेकर जाए, तो उसका जो बॉडी जो है वो इम्बैलेंस हो जाता है, अनबैलेंस हो जाता है। अनबैलेंस होने की वजह से उसके जो लोअर बैक है, ठीक है, उसमें जो है वो पेन क्रिएट हो जाता है। क्लियर? ये खानो कौन है बेटा? अपना माइक अनम्यूट करें। दुरानी बेटा अपना माइक म्यूट कर दे। अगर किसी का क्वेश्चन हो तो पूछ ले, शाबाश बेटा।
दुरानी बेटा फिर मसला है। सर ये वीडियो फिर हमको पीटीएम के दिन कब मिलेंगे? तो पीटीएम के दिन आ जाए तो मिल जाएंगे वहाँ पे, ठीक है बेटा। सर वो पिछले क्लासेस भी रह गए थे तो उसमें सारे चाहिए। तो सारे बता दे सर को, वो आपको दे देंगे, ठीक है। ठीक है सर। ठीक है बेटा। Thank अच्छा डियर स्टूडेंट्स, तो हमारा जो टाइम है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट है, तो कल तक के लिए इजाज़त दे दे। इंशाल्लाह कल फिर हाजिर होंगे, ठीक है। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।